नमस्कार, हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है। आप पहले अच्छी खबर सुनना चाहेंगे या बुरी? चलिए अच्छी खबर से शुरू करते हैं। भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा घट रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां मोदी विरोधी विपक्षी दल, वामपंथी अर्थशास्त्री या यूं कहें कि पूरा ही टुकड़े टुकड़े गैंग खराब वित्तीय स्थिति के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं बेरोजगारी के आंकड़े 20 लाख से ज्यादा नीचे आए हैं। बेरोजगारी में 24 लाख की कमी आई है। प्रतिशत में यह 1.5% से भी कम है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने मार्च में बेरोजगारी दर 7.6% रखी थी। फरवरी में यह दर 8.1 थी। लॉकडाउन, आर्थिक मंदी, तेल की कीमत में उछाल और इससे जुड़े अन्य प्रभावों के बाद भी ऐसा लग रहा है कि भारत इससे उभर रहा है। हाँ, हम वापस ट्रैक पर हैं। अब बुरी खबर, जहां बेरोजगारी दर कम हुई है, वहीं रोजगार दर भी कम हो रही है। यह 14 लाख तक क्रैश हो गई है। 14 लाख लोगों की नौकरी जाने से कुल कर्मचारियों की संख्या गिरकर 396 अरब तक सिमट गई। कोविड के बाद यह न्यूनतम स्तर है। निर्माण क्षेत्र, उद्योग और खानों में लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं, यानी कि हर क्षेत्र में यही देखा गया है। यह कैसे संभव है? एक तरफ कहा जा रहा है कि 14 लाख नौकरियां चली गई है और दूसरी तरफ बेरोजगारी में 24 लाख की कमी दिखाई गई है। यह दोनों ही बातें एक ही रिपोर्ट से ली गई हैं और दोनों ही सही हैं। वास्तव में एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं। बेरोजगारी की संख्या में गिरावट इसलिए नहीं आई कि रोजगार अधिक लोगों को मिला है, बल्कि इसलिए है क्योंकि लाखों लोगों ने लेबर मार्केट यानी कि श्रम बाजार को छोड़ दिया। उन्होंने रोजगार की तलाश करना ही छोड़ दिया। शायद वे नौकरी ढूंढते ढूंढते थक चुके थे और यह मान चुके थे कि उनके लिए नौकरियां हैं ही नहीं। 24 लाख लोगों ने जॉब मार्केट ही छोड़ दिया और 14 लाख लोग अपनी मौजूदा नौकरियां खो चुके हैं। आप हिसाब लगाइए, 24 और 14। भारतीय श्रमिक वर्ग की संख्या 38 लाख करोड़ तक सिमट गई है। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार जो बात सामने आई है वह यह है कि लेबर फोर्स और उससे जुड़े सभी क्षेत्र कुछ समय से लगातार सिमटते जा रहे हैं। पिछली तिमाही की यह गिरावट 3 साल में पहली बार आई है। पर बात अभी पूरी नहीं हुई है। समस्या तब उभर कर आती है जब आप गहराई में जाएंगे। रोजगार में 14 लाख की गिरावट एक बड़ी समस्या का खुलासा करती है। रोजगार को मोटे तौर पर कृषि तथा गैर कृषि नौकरियों में विभाजित किया गया है। गैर कृषि नौकरियों में 1.67 करोड़ की भारी गिरावट आई है। नौकरी में आ रही कुल गिरावट से 12 गुना ज्यादा। इसकी भरपाई कृषि रोजगार में 1.53 करोड़ की वृद्धि से हुई। कृषि में रोजगार में इतनी वृद्धि संभवतः रबी की फसल की सीजनल मांग के कारण हुई, लेकिन रबी की फसल अप्रैल और मई में शुरू होती है, मार्च में नहीं। इसमें क्या कैच है? यह हो सकता है कि मार्च में कृषि में रोजगार वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा छिपी हुई बेरोजगारी के रूप में हो। पिछले 3 महीनों में जितनी नौकरियां गई हैं, उसका आंकड़ा जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हो सकता है, 1 करोड़ से भी ज्यादा। One thing is to go deeper, like to not restrict ourselves only to the headline numbers of, the employment rate, unemployment rate, WPR. It's important to investigate that what is happening under these broad outline numbers. इससे महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। हमारे पास पिछले साल के आंकड़े हैं। कोरोना महामारी के दौरान अपनी नौकरियां खोने वाली 40% महिलाएं अभी भी बेरोजगार हैं, जबकि ऐसे पुरुषों की संख्या केवल 7% ही है। यह 2021 का डेटा है, जब नौकरी में भागीदारी दर इतनी डराने वाली नहीं थी। Men tend to move to other kinds of work. Women, on the other hand, tend to exit the workforce altogether. It's not that they are jumping between occupations. घरेलू कामगार महिलाओं की कहानी इस स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। वे रोजाना 4 से 5 घरों में काम करती थीं। In India, the normal scenario is that in urban cities, means they work in 4 to 5 houses, at different timings. And after COVID, the situation means if you look at domestic workers, see many of the houses, they prefer workers means for a lesser time and they had one worker for a specific period of time. So the number of working hours got reduced, and that means the number of workers
got reduced. That is one thing that we could see. कोविड के बाद छोटे उद्योगों में भी नौकरियां कम हुई हैं। काम के कम घंटे तथा कम भुगतान आम हो गया है। By November 2021, all India average earnings had gone back to the pre-pandemic levels. If you look at the youth, if you look at young workers, so workers below the age of 23 years, say, their employment rate continues to remain significantly below the pre-pandemic levels. They have not recovered. We also find that the overall structure of the workforce, by that I mean, distribution between self-employed, salaried, casual workers, structure remains more or less the same. But again, if I track the salaried workers from 2019, I'm taking salary because we know it's the most secure form of employment that you can have. In fact, not even 50% of the erstwhile salaried workers have continued to remain salaried even in August 2021. गांव से वापस लौट रहे पुरुष श्रमिक महिला श्रमिकों की जगह ले रहे हैं, यानी कि महिला श्रमिकों की जगह उनको काम मिल रहा है। Most of the NREGA jobs, men replace women workers in that NREGA work sites. That means all those women have lost their job cards. Job cards means it is one for a family, and men have got into that and women have lost their jobs. बेरोजगारी दर बढ़ रही है और इससे भी जरूरी बात यह है कि इसका खामियाजा महिलाओं और युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। श्रम बाजार के आंकड़ों के अनुसार यह भारत के आर्थिक संकट का सबसे बड़ा संकेत है। विभिन्न मुद्राओं की अलग अलग कन्वर्टेबिलिटी रेट वास्तविक कीमत का पता लगाना मुश्किल बना देती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में पिछले महीने आलू की औसत कीमत $1.94 प्रति किलो थी। मौजूदा कन्वर्जन रेट में $1.94 की कीमत 147 रुपये है। भारत में 147 रुपये में 7 किलो से ज़्यादा आलू खरीदा जा सकता है। क्या आलू भारत में इतना सस्ता और अमेरिका में इतना महंगा है? इस तरह की तुलना अक्सर इस तथ्य को छुपाती है कि विभिन्न मुद्राओं की अपने बाजार में अलग अलग खरीद शक्ति होती है। साथ ही विभिन्न देशों में लोगों की आय का स्तर भी भिन्न होता है। क्रय शक्ति क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी विभिन्न मुद्राओं की वास्तविक क्रय शक्ति की गणना करके मुद्रा के कन्वर्जन रेट तय करती है। अमेरिका में अमेरिकी डॉलर की क्रय शक्ति के आधार पर यह सूचक प्रत्येक राष्ट्रीय मुद्रा को अमेरिकी डॉलर्स के हिसाब से नापता है। 2022 के लिए भारत की पीपीपी को 22.6 मापा गया है, न कि मौजूदा कन्वर्जन रेट 75.84 रुपये। इसके हिसाब से अब अमेरिका में $1.94 में खरीदे गए प्रत्येक किलो आलू के लिए भारत में खरीद 7 किलो से घटकर लगभग 2 किलो हो गई, जो कि उचित है। आइए अब तेल के दामों की तुलना करते हैं। भारत में एलपीजी की कीमत $3.5 है, दुनिया में सबसे अधिक। इसके बाद तुर्की और फिजी दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। पेट्रोल की कीमत $5.2 है, दुनिया में तीसरे स्थान पर सबसे अधिक। इसके बाद सूडान $8 और लाओस $5.6 पर है। हमारे पड़ोसी देश और दुश्मन देश इस लिस्ट में कहीं नहीं हैं। पाकिस्तान में यह 3.7, बांग्लादेश में 2.7 और चीन में 2.3 है। डीजल के मामले में हम दुनिया में 8वें स्थान पर हैं। इस तुलना में श्रीलंका और गहरे संकट से जूझ रहे दूसरे देशों को बाहर रखा गया है। हम सामान्य देशों की बात कर रहे हैं और यहाँ भी सभी गलत कारणों से हम टॉप में हैं। बिना किसी वैचारिक मतभेद के केंद्र और राज्य सरकारें हमें लूट रही हैं। महंगाई की चिंता जारी है। रिटेल प्राइस इंडेक्स यानी कि खुदरा मूल्य सूचकांक मार्च में 6.95% पर 17 महीने के उच्चतम स्तर पर है। यह लगातार तीसरा महीना है जब सरकार द्वारा निर्धारित महंगाई के मानकों का उल्लंघन हुआ है। चिंताजनक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति 1 वर्ष में दोगुने से अधिक हो गई है, 3.94 से 8.4 तक। हालांकि वित्त मंत्री इससे चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति इतनी खराब नहीं है और यह एक वैश्विक समस्या है। आखिरकार रूस ने अपने कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट कर दिया, लेकिन यह तकनीकी कारणों से हुआ। जैसा कि निर्धारित किया गया था, मॉस्को ने बॉन्ड के ब्याज भुगतान रूबल में किया, न कि डॉलर में।
भुगतानों को डॉलर में बदलने के लिए इसके पास 30 दिन की अवधि है, परंतु ऐसा होना मुश्किल लगता है। पिछले हफ्ते अमेरिका ने अपने बैंकों में जमा रूसी मुद्रा का उपयोग अपने ऋणों को चुकाने के लिए करने की अनुमति वापस ले ली। यह मंदी अमेरिका के फैसले का तत्काल प्रभाव है। भुगतान संबंधी समस्या नेपाल के साथ भी है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के साथ देश ने विलासिता की वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी है। भुगतान घाटा 1.7 खरब डॉलर के चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच चुका है। भले ही यहाँ स्थिति श्रीलंका जितनी खराब नहीं है, लेकिन नेपाल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल और वस्तुओं की बढ़ती कीमतों की मार झेल रहा है। इस बीच विश्व बैंक ने मौजूदा स्थिति में गरीब देशों की मदद के लिए 170 खरब डॉलर की आपातकालीन कोष का प्रस्ताव रखा है। भारत सरकार 88,000 करोड़ के पहले मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लक्ष्य को पार कर गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में विभिन्न संपत्तियों को लीज पर रखकर इसने 96,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। व्यक्तिगत निवेशकों को लीज पर देने के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और टोल ऑपरेट और ट्रांसफर जैसे वित्तीय मॉडल ने रोड, सड़क और खनन क्षेत्र में लक्ष्य हासिल करने में मदद की। इस बीच रेलवे घाटे में ही रहा। एक बिजनेस टेकओवर कई दिनों से गलत कारणों से चर्चा में है। रुचि सोया प्राइवेट लिमिटेड का पतंजलि समूह द्वारा टेकओवर। रुचि सोया कंपनी की 62,000 हेक्टेयर की जमीन सिर्फ 150 रुपए में बेच दी गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 150 रुपए। रुचि सोया एक खाद्य तेल बनाने वाली कंपनी है। भारी कर्ज में डूबी इस कंपनी को बाबा रामदेव के पतंजलि समूह द्वारा खरीदा गया। फिर इसके रीस्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ। रुचि सोया की 5 सहायक कंपनियां बिक गईं। 5 कंपनियों में से 2 कंपनियां सिर्फ 150 रुपए में बिकी हैं। जब कोई कंपनी कर्ज में डूब रही हो तो कंपनी रीस्ट्रक्चर की यह एक सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन सहायक कंपनियों की पूंजी का मूल्य इतना कम नहीं था कि इसे नजरअंदाज किया जाए। रुचि इथियोपिया होल्डिंग्स के पास सोयाबीन की खेती के लिए लीज पर 25,000 हेक्टेयर जमीन है। मेडागास्कर में भी यह 17,000 हेक्टेयर है और यह कंपनी महज 75 रुपए में बिकी। सिंगापुर में रजिस्टर्ड रुचि इंडस्ट्रीज के पास कंबोडिया में 20,000 हेक्टेयर जमीन है। इस कंपनी को भी इसी कीमत पर यानी 75 रुपए में बेचा गया। इन कंपनियों को किसने खरीदा? सभी सहायक कंपनियों को एक ही इकाई को बेच दिया गया था, सनातन मल्टी स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। और इसका मालिक कौन है? द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सनातन एक ऐसी कंपनी है जो कोई व्यवसाय नहीं करती है। इसके प्रमुख शेयरधारक प्रकाश चंद्र पॉल एक अन्य कंपनी मोहन फैटबैक के डायरेक्टर भी हैं, जिसका एक अन्य डायरेक्टर राम भरत है। और राम भरत कौन है? बाबा रामदेव के भाई और रुचि सोया के वर्तमान एमडी। सनातन के एक अन्य डायरेक्टर योगेश कुमार भी पतंजलि आयुर्वेद के कर्मचारी हैं। वह श्वेता भरत के साथ एक अन्य कंपनी मल्टीपल बिल्ड वेल के डायरेक्टर बोर्ड में भी हैं। और कौन है श्वेता भरत? वह राम भरत की पत्नी है। दुनिया बहुत छोटी है, हर कोई किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शायद यह महज एक संयोग है। इस बीच रुचि सोया की करोड़ों की कंपनी आलू टमाटर के भाव बिक गई। तो सबसे पहले रुचि सोया कंपनी के लोन की कीमत को 5,000 करोड़ से 4,350 करोड़ किया गया। अब वही सरकारी बैंक जिन्होंने रुचि सोया को लोन दिया था, पतंजलि को लोन देने लगे ताकि पतंजलि 4,350 करोड़ में रुचि सोया का अधिग्रहण कर सके। और फिर रुचि सोया की संपत्ति को कथित तौर से पतंजलि के साथ संबंध रखने वाले लोगों को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। क्या खूब आइडिया है ना? आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे। देखते रहिए हमारा पैसा हमारा हिसाब।